हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम बेटा वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे वापस से। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर। कल की क्लास में हमने दो एडिशंस वेक्टर के बारे में पढ़ा था। पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको ये दोनों लॉस अच्छे से क्लियर होंगे और समझ में आए होंगे। आज हम इन्हीं दो लॉज के ऊपर आगे फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स या कुछ आगे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी के साथ से। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो समझिए। देखो, कल की क्लास को मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ। क्यों? कल की क्लास में मैंने आपको एक बताया था, जब भी दो वेक्टर्स आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड के दे रखा है और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपको क्या आता है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मान लेता हूँ पी आया, और जो वेक्टर पी आया था आपका, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर पी आया था, उसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, नहीं, जो भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया था वो आप क्या आया था, 2p cos थीटा बाय 2, 2p cos थीटा बाय 2। और यहाँ से आप निकालते थे कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री दे रखा है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 2p हो जाता था। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी होती तो रिजल्टेंट वेक्टर p√3 हो जाता, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री दे रखी होती तो रिजल्टेंट वेक्टर p√2 हो जाता। अगर थीटा की वैल्यू आपको 120 डिग्री दे रखी तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका p हो जाता, एंड थीटा की वैल्यू जब 180 दे रखी होती थी तब आपका रिजल्टेंट वेक्टर 0 हो जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद करके रखना, आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो। p आपका मैग्नीट्यूड है a और b का। अब सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो यही है कि कोई भी दो बॉडीज, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, कोई भी दो स्मॉल बॉडीज है, ये m मास की और ये भी m मास की, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी बाय अ फोर्स F, बाय अ फोर्स F, इसको भी फोर्स लगेगा F। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है G, मास का जो दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r²। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इस पे भी F फोर्स लगेगा और इस पे भी F फोर्स लगेगा, तो इनके बीच में लगने वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आया, वो आया gm² डिवाइडेड बाय r²। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो, एक ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इस पे m मास है, इस पे भी m मास है और इस पे m0 मास है। फाइंड फोर्स ऑन m0 मास। m0 मास पर कितना फोर्स लग रहा है आपको ये फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका ये भी एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसका हर एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री है। तो बताइए, और साइड ए है, इसकी भी ए साइड है, इसकी भी ए साइड है, इस पॉइंट पर मुझे फोर्स बताइए कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये m मास और ये m0 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स F, और वो जो फोर्स F होगा वो होगा m0 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी, आपको पता होगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, m0 डिवाइडेड बाय r²। और इन दो पॉइंट मासेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी कुछ क्या होगा, F ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे और इस पे सेम ही लगेगा। तो कितना आया, m0 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, कभी भी आपने देखा होगा दो फोर्सेस है, एक फोर्स है इधर F लग रहा है और इधर भी फोर्स F लग रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। और ये बात याद आ रही है आपको, मैंने क्या बताया, जब भी दो मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच का एंगल कुछ 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री दे रखा होता है, तब उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। ये आप यहाँ से
पैरेललोग्राम बना लेते हैं और उसका रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच होता, और वो होता कितना, ये भी एफ था, ये भी एफ फोर्स था, ये भी एफ फोर्स था, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो पी रूट थ्री, और पी की जगह यहाँ दे रखा है एफ, तो ये हो जाएगा एफ रूट थ्री, यानी जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ रूट थ्री, और एफ की वैल्यू आपने निकाल रखी है, वो निकाल रखी है जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू रूट थ्री, ये आपका फाइनल आंसर होता। एक क्वेश्चन आप भी करके बताइए मुझे। देखो ये एम, इधर एम नॉट मास है, इधर एम है, इधर एम है, इधर एम है, आपको इस पे फोर्स निकालना है, इसके ऊपर आपको इस पॉइंट पर, इस एम नॉट मास पर नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन एम नॉट मास, एम नॉट मास पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो ये एम मास और ये पॉइंट एम मास, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स एफ, ये पॉइंट मास और ये एम मास भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय फोर्स एफ, बिकॉज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, और दोनों का मास, इसका भी मास है, इसका भी मास एम नॉट है, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इस एम और इस एम नॉट के बीच में लगने वाला फोर्स एफ नहीं होगा। सर एफ क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर नहीं है, भले ही इसका मास और इसका मास सेम है, तो दो दूरी के अगर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब देखो इसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो फोर्स निकाल लो, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी, ये जो डायगोनल होता है, ये कहीं ना कहीं एक स्क्वायर, ये कोई भी स्क्वायर प्लेट है, इसके डायगोनल है, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू, ए रूट टू, बिकॉज अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, टू ए स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ए रूट टू बच जाएगा, तो ए रूट टू का होल स्क्वायर, तो जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय टू। अब देखो इस फोर्स को ध्यान से देखो, जी एम एम नॉट बाय ए स्क्वायर, तो लगने वाला फोर्स एफ ही है, तो ये जो एफ है, यानी ये जो भी नोट फोर एफ वन मान लेता हूँ इसको फोर्स को, ये जो एफ वन फोर्स है ये किसके बराबर है, ये बेसिकली एफ बाई टू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स एफ है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स एफ है, इन दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स एफ है, इन दो पॉइंट मासेस के बीच में भी लगने वाला फोर्स है एफ है, लेकिन इस मास और इस एम नॉट मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एफ बाई टू है, कितना, एफ बाई टू। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ आके बन गया, अब आपको इसका नेट फोर्स निकालो, कि अब आप इसका नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो तरीका देखिए, इस एफ और इस फोर्स एफ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो फोर्सेस एफ और एफ, इन दो फोर्सेस के ऊपर नजर रखो, ये भी एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, इन दोनों के बीच में इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर होता है। यहाँ से आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए और एक डायगोनल बनाइए, तो वही उसका जो डायगोनल होगा वही उसका रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट होगा कितना, एफ रूट टू, एफ रूट टू। तो देखिए एक एफ रूट टू इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी है, एक एफ रूट टू फोर्स इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी है, एफ बाई टू फोर्स इस डायरेक्शन में ऑलरेडी है, एक और फोर्स आ गया इसी डायरेक्शन में, वो कितना था, एफ रूट टू, एक और फोर्स आ गया इसी डायरेक्शन में, वो कितना था, एफ रूट टू। अब देखो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, और उनके बीच का जो एंगल है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, यानी अब इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, तो रिजल्टेंट आपका अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी होता है, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा था, जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी होता है तब रिजल्टेंट आपका a प्लस बी हो जाता है, रिजल्टेंट आपका क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है। अगर 90 डिग्री होता
तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के देखिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जब जीरो हो जाता था तब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे। क्यों? क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिखते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होल रूट, तो रूट से स्क्वायर कटता तो ए प्लस बी आता, तो ए प्लस बी कर देना आप एफ रूट 2 प्लस एफ बाई 2 करना, यह आपका नेट फोर्स आएगा। और एफ यहां से कॉमन निकाल लेना, यह आ जाएगा आपका 1/2 प्लस रूट 2, और एफ की जगह लिख देना आप जी एम, एफ की जगह आप लिख देना जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बात खत्म। क्वेश्चन समझ में आया? देखो आप अगर इन क्वेश्चनों को वेक्टर्स के बिना सॉल्व करोगे तो आपकी हवा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रिजॉल्व करोगे फिर सॉल्व करोगे तो आपका बहुत समय वेस्ट होगा। पहले इस वेक्टर को निकालोगे, इस वेक्टर को निकालोगे, इस वेक्टर को निकालोगे, फिर इस वेक्टर को निकालोगे, इसको रिजॉल्व करोगे एक्स का लॉन्ग वाई का लॉन्ग, फिर एक्स और वाई को जोड़ोगे, नेट फोर्स निकालोगे। लेकिन वेक्टर्स का लॉ, वेक्टर के लॉ लगाओगे तो आपके ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप इस क्वेश्चन को मिनिमम 30 सेकेंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये PYQ ही है। इस पे F फोर्स, इस पे F फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स F/2, तो नेट फोर्स F रूट 2 प्लस F/2 हो जाएगा, और F कॉमन आ गया, F की जगह जी एम नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आप रख देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का आपका, ये m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये मास 2m है, और ये भी मास मेरा 2m है। आपको बताना नेट फोर्स 8.0। इधर मान लेता हूं कुछ मास m नोट है सेंटर पर, और आपको नेट फोर्स बताना है सेंटर पर कितना होगा। ये सेंटर है, इस सेंटर पर मास है मेरा m नॉट, और आपको बताना है सेंटर पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप खुद ट्राई करो। सबसे पहले आप देखना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स, और इस पे लगने वाला फोर्स। आप एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। इधर मास लिखिए सेंटर पर m नॉट, इधर है मास m, इधर है मेरा मास m, इधर है मेरा मास 2m, और इधर है मेरा मास 2m। अब देखो इन दोनों, ये सभी फोर्सेस एक दूसरे का अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसके ऊपर लगेगा। तो ये इस m नॉट पर हमें फोर्स निकालना था, तो ये m मास और ये m नॉट मास किस फोर्स से अट्रैक्ट हो गए? बाय फोर्स F, और ये जो फोर्स F आएगा वो आपका आएगा जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर। देखो रेडियस सबकी सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो आप रेडियस r ही लेके चलो, सभी की रेडियस आप r ही लेके चलो। इसकी भी r होगी अगले वाली, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? ऊपर की डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगा, वो भी कितना होगा? F ही होगा, F ही होगा। इन दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है। अब इसके इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? इसका मास 2m हो गया, मास चेंज हो गया, हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। अब फोर्स होगा कितना? फोर्स होगा जी एम नॉट 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो फोर्स आपका 2 टाइम्स F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर तो हमारा F है, ये चीज हमारी F है, तो ये हो जाएगी 2F। तो इधर लगेगा 2F, तो इधर भी लगेगा 2F। क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया नीचे लग रहा है 2F, इधर लग रहा है F, ऊपर भी लग रहा है मेरा F, और इधर लग रहा है मेरा 2F। अब देखो दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, दो फोर्सेस जिनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। इस F फोर्स और इस 2F फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स आपका नीचे की डायरेक्शन में आएगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आएगा कितना? तो रिजल्टेंट जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नोड ऑफ ए माइनस नोड ऑफ बी होता था, तो 2F माइनस F कर देना।
तो ये आ जाएगा हमारा F। तो इधर अब कितना फोर्स बचा नीचे की डायरेक्शन में, F। अब इन दोनों के बीच में भी 180 डिग्री का गैप है, तो इधर भी फोर्स कितना बचेगा, F। और इन दोनों को देखो, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, F और F, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स F नेट, तो F नेट आया हमारा कितना, F√2। और F की जगह था हमने लिख दिया Gm_m0 डिवाइडेड बाई R²√2। यह आ गया मेरा नेट फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक फोर्स है ये F, एक फोर्स है ये F, और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, आपको नेट फोर्स निकालना है इन दोनों वेक्टर्स की वजह से। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स आपको फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करोगे, पहले खुद से ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर आप ट्राइंगल लो लगाओगे तो ट्राइंगल लो में इनिशियल ये था, फाइनल ये। ट्राइंगल लो यहाँ से यहाँ आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका एक तो ये आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आएगा। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप कैसे चले जाओ, एक वेक्टर ये है F, नहीं एक वेक्टर ये है F, तो क्या करो, इस वेक्टर को आप इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लो। आपने ऐसे शिफ्ट कर लिया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ से सीधा उठा के यहाँ रख दिया F, और एंगल अभी भी 60 डिग्री है। इधर 60 था, ये एंगल 60 था, तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी मेरा 60 हो जाएगा। क्योंकि मैंने वेक्टर को सिर्फ यहाँ से खिसकाते यहाँ तक ले आया बस, और कुछ नहीं किया, बस वेक्टर को मैंने आगे रख लिया। तो अब देखो, अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल F और F है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल F है। ये टोटल लाइन 180 डिग्री की है, कंप्लीट 180 है ये भी कंप्लीट 180 है। तो 180 में से 60 घटा दूंगा तो ये बचेगा कितना, 120 डिग्री। दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड F और F है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, कितना, F। दो वेक्टर F और F के होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा कितना होगा, F का ही तो होगा। तो देखो ये F है, ये भी F है, तो थर्ड वेक्टर भी तो हमारा F ही होगा, तभी तो ये पूरा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, जिसपे तीनों साइड, तीनों लेंथ एल है और तीनों पर लगने वाला फोर्स भी F है। तो ये भी फोर्स F होगा, इस फोर्स को आप बस पैरेलली उठा के यहाँ रख देना, तो यही आपका फोर्स F आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर एंड A प्लस B इज इक्वल टू C, A प्लस B इज इक्वल टू C, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। A और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा वो मैं फाइंड करना। देखो हमें गिवन क्या देगा, सबसे पहले वो देखो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो सम है वो C वेक्टर के बराबर है, और A प्लस B इज इक्वल टू C दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड A ढोके उसका मैग्नीट्यूड C आ रहा है। इसका मतलब दो वेक्टर हमारे क्या होंगे, दो वेक्टर्स का जो बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री तो होगा, तभी तो दो वेक्टर डायरेक्ट एड होके C वेक्टर आएंगे। आपने R मैक्स कैसे निकाला था, R मैक्स कैसे निकलता था, दो वेक्टर्स को डायरेक्टली एड कर देते जब उन दोनों वेक्टर्स का एंगल कितना होता था, 0 डिग्री होता था। और यहाँ पे ये क्या रखा, A प्लस बी इज इक्वल टू C, और ये कह रहा है A प्लस बी इज इक्वल टू C, यानी A और B, मान लो A 2 है B 3 है तो C 5 होगा, ये कह रहा है। तो वो कौन से केस में होता था, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती थी, यानी एंगल इसमें आ जाएगा 0 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पे पार्ट पे बढ़ते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर देन एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक चीज तो फाइंड करनी है आपको, एंड फाइंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको दूंगा, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको देखना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको पॉज करना है वीडियो और खुद से करना है। तो देखो, ए इज पैरेलल टू बी, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, A is perpendicular to B, और A, B, C और D है। हाँ, D लिखना है ना। A is perpendicular, D आप none of these। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है या कोई सी भी सही नहीं है, ये बताइए इसका आंसर। समझना और सॉल्व करना इसको। आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है। यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देने का मतलब क्या हुआ, यानी जो सी का मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहीं देखा देखा लग रहा है आपको? दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये कब आता था? जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती थी तभी आता था ये चीज। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती थी, cos 0 ही तो cos 90 ही तो 0 होता था, तभी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दो वेक्टर्स आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ए वेक्टर ऐसा होना चाहिए, बी वेक्टर ऐसा होना चाहिए, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए, और रिजल्टेंट वेक्टर आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यानी आंसर आपका क्या होगा, ये सी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी टाइप के देखो वेक्टर्स में आपको क्वेश्चन जनरली इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन और है जो इसी ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन लिखना, the maximum, the ratio of maximum and minimum value of resultant vector of A and B is 3:1. Find magnitude of A is। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज 3:1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, इसका जो रेशियो दे रखा है वो 3:1। क्वेश्चन समझना, ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी का उसका जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है 3:1, ये दे रखा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप कैसे फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को? आप दिमाग लगाते कि सर ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या दे रखा था। किसी भी दो वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। किसी भी दो वेक्टर के बीच की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री दे रखा होता है। तो आ गया आंसर। यानी सर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री दे रखा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a प्लस बी होगा, और
180 डिग्री दे रखा होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस बी होगा। तो देखिए ये आएगा मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b अपॉन में मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b इज इक्वल टू 3:1। तो मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इज इक्वल टू 3 टाइम्स मोड ऑफ a माइनस 3 टाइम्स मोड ऑफ b। तो इधर गया 4 टाइम्स मोड ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ a। तो मोड ऑफ a बाई मोड ऑफ b का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2:4 नहीं 4:2 का। तो ये आ जाएगा आपका 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपसे आंसर 2 का पूछा था तो आप 2 मार्क करके आ सकते थे। आपको आई होप कल की क्लास में मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा या आपके बेसिक कंसेप्ट को वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब आप जनरली मेंस के PYQ देखोगे ना तो आपके दिमाग में एक लॉजिक बन जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन की अप्रोच बनाने का आपके दिमाग में एक लॉजिक बन गया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। और आपको थ्योरी को एकदम ध्यान से पढ़ना है, वेक्टर की थ्योरी को एकदम ध्यान से पढ़ना है, वेक्टर की थ्योरी कहना क्या करती है और हर डायरेक्शन से आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो पाए। क्यों? क्योंकि मेन आपको फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जनरली एक्चुअल प्रैक्टिकल जो थ्योरी है वो क्वेश्चन से ही समझ में आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना। अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दूसरी चीज़, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग बनती जाएगी। आप मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते, आप उसका सॉल्यूशन देखो, उस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है टीचर, क्या बोल क्या रहा है, या आपने कोई PYQ की बुक ले रखी है तो पीछे सॉल्यूशन में उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स मार्क किए होंगे जो कहीं ना कहीं आपको टीचर्स ने क्लास में बताए होंगे और आपके दिमाग में स्किप हो रखे होंगे वो कंसेप्ट। तो आप जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको याद आती जाएंगी और फिर आप उन चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं कभी, अगर जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी कहीं ना कहीं जाके फिजिक्स स्ट्रांग हो पाएगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन एक नए कॉन्सेप्ट पे, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझाता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास में जैसे क्वेश्चन किए थे कल की क्लास में उसी तरीके से क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगला कंसेप्ट क्या है कि देखो, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर था ये, इन दो वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था वह आप बोलते थे सर आता था ये, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था ये आता था a प्लस बी वेक्टर। इसको हम बोल देते थे एडिशन वेक्टर, यही कहते थे एडिशन वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन का मतलब यानी a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो वेक्टर्स आपके कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर्स हमेशा आपके ऐड ही होते हैं, वेक्टर्स आपके कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर्स आपके हमेशा ऐड ही होते हैं। बस एंगल देख के नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू डिफाइंड होती है। वेक्टर्स के आगे कभी भी नेगेटिव दे रखा होता है, इसका मतलब आप डायरेक्ट यही समझना कि सर वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर के आगे जब भी नेगेटिव दे रखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, यानी बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते तो बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में था बी वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर देना। नेगेटिव क्या बता रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता था, तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ दोगे ना तो आपका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन उल्टी करनी है। सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पूछे तो बी वेक्टर ऐसे था, ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में था पहले उसकी उल्टी डायरेक्शन में कर देना और आप जोड़ देना, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक हो, ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में था और बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में था मान लो, तो आपने बी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी की थी तो ये हो गया, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखो ए वेक्टर
प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ए इस डायरेक्शन में था, बी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में था, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था। अब क्या होगा, ए माइनस बी करना है तो कुछ नहीं, बी वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, बी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये हो गया बी वेक्टर की डायरेक्शन, पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर और ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ये एंगल कितना हुआ, इसने कितना एंगल टर्न किया, दिस एंगल शुड बी थीटा, दिस एंगल शुड बी थीटा। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो दिस एंगल शुड बी पाई माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री था, तो उसमें से थीटा को माइनस कर दूंगा तो ये एंगल बचेगा मेरा पाई माइनस थीटा। लेकिन इस बार वेक्टर ने जो एंगल टर्न किया था वो किया था पाई माइनस थीटा। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करते थे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या होता था, थीटा होता था दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन गया, पाई माइनस थीटा, तो 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कॉस ऑफ 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ये चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है दिस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा। अब आप देखो ये आ गया किन्हीं भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स आपको दे रखे होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मान लेता हूँ पी आ गया, तब आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाता, वो बन जाता पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाता अंडर रूट में 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आंसर आता आपका 2p स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का रूट। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते थे, आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, तो इधर जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं तो ये 2 थीटा का थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा है वो थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर बन रहा है इधर, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह, यानी अंडर रूट में 2p स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आपका 2p साइन थीटा बाई 2, ये आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज जब भी दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है 2p साइन थीटा बाई 2। और एडिशन वेक्टर में आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था, उसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो आता था 2p cos थीटा बाई 2। जब a प्लस बी होता था, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये था a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जब a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते तब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आपको। और जब a वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते थे, तब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप आपको आज की क्लास मजेदार लगी होंगी और अच्छे से समझ में भी आई होंगी। कल की क्लास में इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के बेस्ड पे ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, और हमारा वेक्टर का जो पार्ट है वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और अपने चैप्टर की शुरुआत स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन। अब हम ऑब्जेक्ट को 2D मोशन में थ्रो करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हंसते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।